बैक टू माय चैनल स्टडी विद मानसी मित्तल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल नीट यूजी के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट पीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जनरल एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। सो कार्डियक साइकिल पढ़ाने से पहले मैं आपको हार्ट का एक ब्लॉक डायग्राम पहले एक्सप्लेन करूँगी। अगर वो ब्लॉक डायग्राम आपको याद है तो कार्डियक साइकिल पढ़नी आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसान होगी। जैसे कि आपको पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो हम पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमेशा पेशेंट की नज़रिए से देखते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं हमारा राइट हैंड है तो ये वाली चीज़ राइट होनी चाहिए, नहीं। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। सो अब इनके कनेक्शंस देखते हैं, इन एंड आउट इनके क्या कनेक्शन। राइट एट्रियम में ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द लंग्स ऑक्सीजनेशन के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वैसे जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट हेयर देयर इज एन एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सिमिलरली जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। जैसे मैंने आपको बताया वेन्स वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ये वाली वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। उसके बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा। तो ये बात आपको क्लियर है, ये बॉडी से आ रहा है एंड लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन। ये ब्लड यहाँ लंग्स से आ रहा है एंड बॉडी में जा रहा है ब्लड सप्लाई। सो ये वाला ब्लॉक डायग्राम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल पे, प्रॉपर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल वैसे होती क्या है? कार्डियक साइकिल जैसे मैंने आपको कहा साइकिल एक सर्कुलर चीज़ है जो कि जहाँ से शुरू होती है वहीं से खत्म होती है। एक कार्डियक साइकिल का मतलब होता है जब एक बार दोनों एट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें, तो वो उस एक फेज को कार्डियक साइकिल कहते हैं। जब वो कंप्लीटली चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे जिस समय में एंड रिलैक्स भी करेंगे, दैट विल फॉर्म अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जिसमें जो वेंट्रिकल्स है उसमें सिस्टोलिक फेज आएगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सो देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच इज ऑफ 0.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे विच इज ऑफ 0.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, वो है 0.1 सेकेंड का। एंड एट्रियल डायस्टोल इट इज ऑफ 0.7 सेकेंड्स। जो एक कार्डियक साइकिल होती है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल, उसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड्स की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने 4 फेजेस लिखे हैं और अगर इन 4 फेजेस की ड्यूरेशन का सम करें हम तो उसका सम होता है 1.6 सेकेंड्स, यानी 0.8 का डबल। तो ये कैसे? अब ये फेजेस मैंने इंडिविजुअली लिखे हैं, बुक में भी इंडिविजुअली मेंशन्ड है, बट ऐसा नहीं होता कि ये सारे फेजेस इंडिविजुअली हो रहे हैं हार्ट में। फेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जैसे जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उसी समय साइड बाय साइड एट्रियल डायस्टोल चलता रहता है। इस तरह से जो फेजेस हैं वो एक दूसरे के पीछे मर्ज हो जाते हैं, जिस वजह से पूरा ड्यूरेशन मिलाकर ही 0.8 सेकेंड रहता है। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको कहा साइकिल, कार्डियक साइकिल। सो हम उसे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन हमारा ये मकसद रहेगा कि हम उसे उसी पॉइंट पे लाकर एंड करें। डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट टीचर्स है, वो डिफरेंट जगह से साइकिल स्टार्ट करें। तो आप जहाँ से साइकिल स्टार्ट करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए जब सारे चैम्बर्स एकदम रिलैक्स्ड होते हैं। तो हम कार्डियक साइकिल शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल का जो हम फर्स्ट उठाएंगे चीज़ वो हम स्टार्ट करेंगे, ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड।
चारों चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स है। यहाँ पर वॉल मैंने ड्रॉ नहीं करी। चारों चैम्बर्स जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है। प्रेशर अब जब वो है रिलैक्स है तो प्रेशर सब में आइडेंटिकल है। और जो एवी वॉल्व्स हैं वो ओपन है इनिशियल। ओपन होने का मतलब क्या है, ये जो वॉल्व है एवी वॉल्व मतलब एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व, यहाँ के थ्रू जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, वो वॉल्व जो है वो ओपन है। सारे जितने भी वो है चैम्बर्स है वो रिलैक्स्ड है, एवी वॉल्व्स ओपन है। अब देखो अगर चैम्बर्स रिलैक्स्ड है इसका मतलब है जो ब्लड है, जो एट्रियम में ब्लड था वो ऑलरेडी अपने आप ही वेंट्रिकल्स के अंदर है। अब जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड है उसके बाद जो स्टेज आती है, जो फेज आता है, वो आता है सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल का। यानी कि जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड पे हिट कर चुकी है और जो एट्रियम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। एट्रियम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे जो प्रेशर है एट्रियम का वो राइज होता जा रहा है, बढ़ रहा है। अब वो राइज होने से क्या होगा, जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, एक्स्ट्रा 30% ऑफ द ब्लड विच वॉज ऑलरेडी रिमेनिंग इन द एट्रियम नाउ एंटर द वेंट्रिकल्स। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये वॉल्स खुले हुए हैं, चैम्बर्स रिलैक्स्ड है, तो ऑलरेडी एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल्स में है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रियम में रह जाता है। नाउ एट्रियल सिस्टोल से क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा 30% अमाउंट ऑफ ब्लड था जो कि ऑलरेडी वहाँ बचा हुआ था वो भी अब वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो यानी कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। नाउ इट प्रोपेल्स 30% ऑफ द रिमेनिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हुआ हमारा एट्रियल सिस्टोल। इसके अंदर ये खत्म हुआ। ये होता कितने ड्यूरेशन का है, 0.1 सेकेंड्स का। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है और इसके अंदर बेसिकली दो फेजेस होते हैं। वन इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक ventricular contraction and second is ventricular systole proper। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकेंड्स का है उसके अंदर दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। सो जो इसका फर्स्ट फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो होता है 0.05 सेकेंड्स का। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल्स का इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जो इम्पल्स है अब वो वेंट्रिकल्स तक आ चुकी है, एवी नोड तक आ चुकी है, जिस वजह से अब जो वेंट्रिकल्स है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, प्रेशर एट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। उस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्व्स है यहाँ से वो बंद होंगे। वॉल्व्स आपको पता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से वो ऐसे करके बंद हो जाएंगे। हमारे जो एवी वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। अब प्रेशर अब भी इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो अब क्लोज होने के बाद अब आप इमेजिन करो, यहाँ पर ये वॉल्व्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक दरवाजा है, ये इमेजिन करो। जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तो दरवाजा वो ऐसे करके बंद हो गया। अब आप यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर अगर क्रिएट करोगे तो होगा क्या, दरवाजा ऐसे दरवाजा बेंड होने लग जाएगा कुछ इस तरह से। ये वॉल्व्स थी, यहाँ पर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेंट्रिकल से और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्व्स होगी ये बल्ज कर जाएगी। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में ये वॉल्व्स क्लोज हो गई थी, अब जो है उनकी बल्जिंग शुरू हो गई क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, तो ये भी वॉल्व्स की बल्जिंग होनी शुरू हो गई। बट जैसे कि इस फेज का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, इस बात का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो सेम रह रही है, इक्वल रह रही है। मतलब सेम रह रही है का मतलब क्या है कि इस फेज में कोई भी एम्प्टीइंग नहीं हुई। एम्प्टीइंग का मतलब क्या है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड पहले एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आया, अब जब प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है
तो यहाँ से ब्लड उनकी रिस्पेक्टिव आगे चैनल्स में जाना चाहिए, बट नहीं, अभी तक वो जो ब्लड है वो इस चैनल में नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेमिलुनार वॉल्व्स है वो बंद है। सेमिलुनार वॉल्व्स यहाँ पर एंड यहाँ पर जो 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होती है जो कि गार्ड करके रखती है ब्लड के फ्लो को, उसको कहते हैं हम लोग सेमिलुनार वॉल्व्स। तो वो जो वॉल्व्स है वो अभी तक बंद है। अब जो मैंने आपको कहा था एवी वॉल्व्स यहाँ पे क्लोज हुई है, यहीं पे हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाती है। कब होती है वो? आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में, वो भी वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंड फेज की। इसका सेकेंड फेज मैंने आपको क्या बताया था? वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.25। सो ये और ये मिलके 0.3 सेकेंड्स बना लेते हैं, जो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की टोटल ड्यूरेशन होती है। सो अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, अब इसका नाम है सिस्टोल प्रॉपर, यानी इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है अब वो उनके अंदर आएगा, इन चैनल्स के अंदर आएगा। तो इसके अंदर इसको कहते हैं हम लोग इजेक्शन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ये जो यहाँ से ब्लड है यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये ब्लड आया क्यों? क्योंकि इस फेज के अंदर प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल इज लोअर देन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, ये मैंने उल्टा बोल दिया, प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल एक्सीड्स द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल exceeds the pressure of aorta। यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर यहाँ से ज्यादा है, ऊपर से दबाव डल रहा है, जिस वजह से ये जो सेमिलुनार वॉल्व्स हैं ये ओपन हो जाए। सेमिलुनार वॉल्व्स जब ओपन हो जाएगी तो ब्लड इन चैनल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्लड जो चैनल्स में आता है वो भी 3 अलग अलग फेजेस के अंडर आता है। सबसे पहले देयर इज रैपिड इजेक्शन फेज, द सेकेंड फेज इज समिट एंड द लास्ट वन इज स्लो इजेक्शन फेज। जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है रैपिड इजेक्शन फेज एंड स्लो इजेक्शन फेज। सो इसमें होता क्या? अब देखो, इसका प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल का हो चुका है, सेमिलुनार वॉल्व्स खुल चुकी है, तो अचानक से क्या होगा? जैसे डैम्स में होता है, अचानक से वॉल्व्स खुलती हैं, उसकी डोर्स खुलते हैं, तो अचानक से इतना सारा पानी आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, अचानक से विद ग्रेट स्पीड 2/3 ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव चैनल्स में चली जाएगी। यानी यहाँ जितना ब्लड था उसका 2/3 ब्लड एकदम से वॉल्व्स के खुलते ही अचानक से वो ब्लड अपनी चैनल्स में चला गया। अब इससे क्या हुआ? जब वो चैनल्स में ब्लड गया, दोनों वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो डैम है, डैम के डोर्स खुल गए तो फिर प्रेशर तो कम होगा ही ना। अब वो प्रेशर कम होने से क्या होगा? जैसे इससे पहले फेज में मैंने आपको बताया था, एवी वॉल्व्स जो है वो बल्ज करने लग गई थी। अब जब प्रेशर नहीं है तो वापस से एवी वॉल्व्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो गई। एवी वॉल्व्स रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज समिट फेज। समिट फेज में क्या होता है? धीरे धीरे जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं इनका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये फेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कोई खास कैरी नहीं करता, बस इसमें ये मेंशन होता है कि इसका जो प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज आयोटा, उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड इन दोनों का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। देन कम्स ए स्लो इजेक्शन फेज। इसमें क्या था? अचानक से 2/3 ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी ग्रेट स्पीड के साथ अपने चैनल्स में आ गई। यहाँ पे स्लो इजेक्शन चल रहा है, स्लोली जो ब्लड है वो जा रहा है उसके अंदर, धीरे धीरे जो वेंट्रिकल्स है उसका प्रेशर और ज़्यादा कम होता हुआ जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट फेज की, जो कि है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है। अब देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं फेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आप इसकी एक चार्ट के फॉर्म में बनाते रहे
जिससे कि एंड में आप अगर बुक से पढ़ेंगे ना आपको नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम में भी अगर आप चार्ट फॉर्म में देकर आएंगे तो फिर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग होगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की, यानी कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन फेज। सो इसका जो फर्स्ट फेज होता है, ये भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है प्रोटोडायस्टॉल। अब प्रोटोडायस्टॉल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले जो फेज था वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसमें एक्सप्लेन किया था, कॉन्स्टेंटली इसका प्रेशर, जो वेंट्रिकुलर्स का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा था और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होता हुआ जा रहा था। अब एक ऐसा फेज आ जाएगा जब प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड प्रेशर ऑफ आयोटा इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। उस वजह से क्या होगा, अब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो सेमिलुनार वॉल्व्स है ये बंद हो जाएंगे। अब सेमिलुनार वॉल्व्स के बंद होने की वजह से हार्ट साउंड 2 प्रोड्यूस हुई थी। हार्ट साउंड 1 कब प्रोड्यूस हुई थी, जब ये एवी वॉल्व्स बंद हुई थी। अब हार्ट साउंड 2 कब प्रोड्यूस हुई है, जब ये सेमिलुनार वॉल्व्स बंद हो गई। तो जो प्रोटोडायस्टॉल है ये होता है 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। also known as IVR, which is of 0.08 seconds. So अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या रिलैक्सेशन, यानी कि अगेन प्रेशर गिर रहा है, लगातार जो है प्रेशर वेंट्रिकल्स का वो डिक्रीज होता जा रहा है, एज वेल एज प्रेशर ऑफ एट्रियम भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। सब रिलैक्स कर रहे हैं आराम से। अब डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो इससे पहले फेजेस में हमने देखा था एवी वॉल्व, इससे पहले फेज में हमने देखा था कि एवी वॉल्व की जो बल्जिंग हो रखी थी वो अब बैक हो गई अपने नॉर्मल पोजीशन। अब क्या होगा, अब एवी वॉल्व्स खुल जाएंगे। अब एवी वॉल्व्स खुल गए, बट क्योंकि ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, जैसे मैंने पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज में बताया था, इसमें भी मैं बताती हूँ आइसोवॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि अभी तक जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में नहीं आया है। नो एम्पटिंग ऑफ ब्लड अगेन। क्योंकि ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज है, इसलिए जो ब्लड जहां था वो ऑलरेडी वही है। सो अब आता है इसका थर्ड फेज, दैट इज नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल प्रॉपर, also represented as VDP, which is of 0.28 seconds long. So अब इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल प्रॉपर। अब प्रॉपर डायस्टॉल इसी के अंदर होगा। तो अगेन प्रॉपर डायस्टॉल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तक क्या था, कोई भी वॉल्यूम जो है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक था, यानी कि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में नहीं आ रहा था। इस फेज में क्या होगा, जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा। अब जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा तो अगेन वो 2 फेजेस में आएगा। जैसे हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर पढ़ा था, 2 फेजेस में था, जब ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा था 3 फेजेस में था एक्चुअली। ऐसे ही यहाँ पर जब डायस्टोल प्रॉपर होगा तो ब्लड 2 फेजेस में आएगा। फर्स्ट इज रैपिड एंड सेकेंड इज स्लो। सो रैपिड में क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जो वॉल्व्स तो पहले से खुली हुई थी, बट लेकिन जैसे ही ये फेज आया तुरंत 70% ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन एट्रियम्स वो पैसिवली वेंट्रिकल्स में आ गया। 70% ऑफ ब्लड पैसिवली एंटर कर गया। अब आप एक बार इस वीडियो को पीछे बैक जाकर देखें तो जब मैंने सबसे फर्स्ट फेज बताया था जिसमें मैं आपको एट्रियल सिस्टोल बता रही थी, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स्ट्रा 30% अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रियल सिस्टोल जब होता है यानी एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय वेंट्रिकल्स में आता है। तो वो रिमेनिंग 70% कहाँ गया, वो रिमेनिंग 70% यानी कि पैसिवली आ गया था वॉल्व्स के खुलने के बाद।
तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस तरह से चीज़, जैसे एक साइकिल है, हम चार्ट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं बट है तो एक ही साइकिल ही ना। सो जो 70% ब्लड है वो पैसिवली आ गया विद ग्रेट स्पीड। अब इस केस में भी प्रेशर ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। दिस स्लो फेज, इस स्लो फेज में क्या होता है, अब धीरे धीरे यहाँ से भी ब्लड एंटर कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा टू द राइट एट्रियम एंड थ्रू पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम। वहाँ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है और वो धीरे डायरेक्ट, क्योंकि वॉल्स तो खुली हुई है, तो वो डायरेक्ट एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल्स में जा रहा है। यानी यहाँ ब्लड कौन सा आ रहा है, जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन से आ रहा है, वो ब्लड जा रहा है डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के फाइनल फेज की, विच इज रैपिड फिलिंग फेज। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा उसको पीछे करके देखना। बाकी आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो इसका जो फोर्थ फेज है वो है रैपिड फिलिंग फेज, विच इज ऑफ 0.1 सेकेंड्स। अब इसमें क्या होगा, इससे पहले वाले फेज में मैंने आपको क्या कहा था, रैपिड वाले फेज में, रैपिड इजेक्शन वाले फेज में, कि जो 70% ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड है वो पैसिवली आ गया। यहाँ पर रिमेनिंग 30% अमाउंट ऑफ ब्लड जो था वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से अब एंटर करेगा एट्रियम से वेंट्रिकल्स। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रही होगी, बट मैं उसको यहीं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये फेजेस इंडिविजुअली लिखे जरूर गए हैं बुक्स में भी, यहाँ भी मैंने मेंशन किया है, बट ये फेज ऐसा नहीं होता कि जब लेट्स से वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ये तीनों फेजेस नहीं हो रहे, या इन तीनों में से कोई भी फेज नहीं हो रहा, नहीं, ये फेजेस मर्ज होते हैं, ये फेजेस बैक टू बैक हो रहे होते हैं। एक टाइम पे दो फेजेस होते हैं, ऐसा होता है कि एक टाइम पे दो फेजेस हो रहे हैं, तभी इसकी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होगी, वरना तो इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, 1.6 सेकेंड्स होगी अगर ये इंडिविजुअली होगा तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का रैपिड फिलिंग फेज है विच इज ऑफ 0.1 सेकेंड्स, इट कोइंसाइड्स विद द एट्रियल सिस्टोल। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कोइंसाइड्स विद एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के साथ ये कोइंसाइड करता है। जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उसी समय इसका रैपिड फिलिंग फेज हो रहा है, यानी धीरे धीरे जो प्रेशर है वो एट्रियम्स का इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और एवी वॉल सब बंद ही होने लगा है। और यहीं पर जो साइकिल है वो हमारी टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि आप याद करेंगे मैंने जो इनिशिएट किया था वो पहले बोला था सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड है, एंड देन जो फर्स्ट फेज स्टार्ट किया था वो एट्रियल सिस्टोल से स्टार्ट किया और मैंने वहीं पर लाकर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ हमारी साइकिल ख़त्म हो गई। अगर आपको लग रहा है कि ये ख़त्म हो गई है तो हो सकता है आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया हो मैंने एट्रियल डायस्टोल के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं करा। सो ये एट्रियल डायस्टोल कहाँ गया और इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं करा। अब अगेन वही डिस्कशन रिपीट करेंगे, जैसे कि दो फेजेस आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं, वैसे ही ये जो एट्रियल डायस्टोल है, यहाँ लिख देती हूँ, एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड्स विद द वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि जो साइकिल है वो खत्म हो गई, लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर साइकिल खत्म नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो सारा अमाउंट ऑफ ब्लड है अब वो वेंट्रिकल्स में आ चुका है, वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक फेज में है। और अब क्या होगा, अगर वेंट्रिकल्स में आ चुका है तो अब होगा क्या, अब धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड जो है सेमिलर वॉल्स बंद होगी, ये एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगी, सेमिलर वॉल्स जो स्टार्टिंग में बंद थी वो वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से खुल जाएंगे। और आप याद कर रहे हैं ये चीज़ दोबारा से रिपीट होगी, यानी कि अब जो ये एवी वॉल्स बंद होगी, जो कि हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है एट्रियल डायस्टोल में। यानी एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड्स विद वेंट्रिकुलर सिस्टम, एवी वॉल्स यहाँ पर क्लोज हो जाती है, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड द साइकिल स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। तो आप ये बात याद रखिएगा कि रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल कोइंसाइड्स विद एट्रियल सिस्टोल व्हाइल एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड्स विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
तो आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ आई हो। आप इस वीडियो को बार बार पीछे जाके देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाएं, ये एक चार्ट बनाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। या स्टे हाइड्रेटेड।